Hello, Assalamu alaikum everybody. Today we have Muhammad Ali, a very special guest who is the CEO of Asset Up. Asset Up basically एक marketing और real estate की जो है वो company है. Hand over the forum to Muhammad Ali साहब, and first of all I would thank him to give us his precious time जिसमें वो अपनी insights हमें बताएंगे कि how he has journeyed from a employee to become a employer now. तो ओवर टू यू मोहम्मद अली साहब, अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, थोड़ा सा अपना एजुकेशन का आपका कैसा रहा, किस तरीके से रहा, तो थोड़ा सा जो भी सुन रहा है उसके आप प्लीज बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच असद भाई। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू कॉल मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और सबसे पहले तो ये कि आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनके पास एजुकेशन है और स्किल्स हैं, टाइम है, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं है। तो आपके इस प्लेटफॉर्म से उनको बहुत आइडियाज मिलेंगे। जो यंगस्टर हमारे हैं, जो इस वक्त इंटरमीडिएट करके बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र 18 साल से 22 साल के बीच में है, तो दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। अच्छा, जहां तक आपने सवाल किया कि एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक का सफर कैसा रहा, देखिए बात ये कि लाइक आफ्टर एज आई वाज एल्डर इन माय फैमिली, तो मैं बड़ा भाई था और लाइक मैं आई वाज द फर्स्ट सन ऑफ माय फादर एंड मदर। तो होता क्या है कि जो पहला होता है ना, उसको गाइडलाइन नहीं मिल पाती इतनी, और वो पहले थोड़ा सा राइट वे जाता है, फिर रॉन्ग वे जाता है, फिर थोड़ा घूमते घुमाते एक डेस्टिनेशन पे आके पहुंचता है। तो हुआ ये कि लाइक आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आफ्टर इंटरमीडिएट, लाइक मैंने एक लैंग्वेज कोर्स किया, देन आई स्टार्टेड टीचिंग। टीचिंग की मैंने काफी अरसा, एंड आई थॉट कि दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल डेस्टिनेशन, कि मैं टीचर ही हूँ। आई विल बिकम टीचर, आई विल रिमेन टीचर, एंड आई विल हैव टू टीच whole life. But since I completed my graduation from University of Karachi, then I did my master from University of Karachi, then I went to CBM से like MBA की तरफ गए थोड़ा। तो आइडिया ये हुआ कि अभी भी दुनिया बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। देन आई जॉइंड इंश्योरेंस कंपनी। वहां पर टीचिंग करके जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में आया, तो आई फाउंड इट कि वहाँ काम नया था, प्लस ये कि प्रोफेशनलिज्म था। थिंग्स बिकेम टू डिफरेंट, टू डिफिकल्ट समटाइम। देन आई जॉइंड वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, टोटल पार्को पाकिस्तान, और वहां मैंने बहुत सारी चीज लर्न करी। तो एम्प्लॉय रहते हुए एक एक था दिल में कि लाइक कुछ ना कुछ अपना करना है। अपना करने से मुराद ये कि जब मैं इवन जॉब भी करता था, तो इवनिंग में मेरा एक कोचिंग सेंटर होता था। आई यूज टू रन अ कोचिंग सेंटर, एक लैंग्वेज सेंटर मैंने करा हुआ था, जो हम दो तीन दोस्तों ने मिलके किया हुआ था। उस वक्त ये ख्वाहिश नहीं थी कि हम पैसा कमाएं, बस काम करने का दिल था। मतलब वी वांटेड टू लर्न, वी वांटेड टू वर्क। इवन हमारी जो एक कोर्स की फीस थी, जैसे टेस्ट प्रिपरेशन की जो फीस आजकल है, वो अराउंड 20,000 25,000 उस वक्त होती थी, जिस टाइम पे हम पढ़ा रहे थे, स्टैंडर्ड जो चल रहा था। लेकिन हम उस बच्चे को भी हमेशा अपनी क्लास में एंटर करते थे जिसके पास पैसे नहीं है या वो कम पैसे दे पा रहे हैं। तो वी नेवर डिफरेंशिएट अमंग द स्टूडेंट्स, और बस शौक के तौर पे कर रहे थे, लेकिन दिल में ये था कि कुछ अपना करना है, वांटेड टू डू समथिंग ओन। लेटर ऑन लाइक इन 2018 आई रियलाइज कि लाइक मुझे अपना कुछ ना कुछ काम करना है। और मैंने डिफरेंट जगहों पे हाथ पांव मारा कि मैंने एक इंडेंटिंग कंपनी खोली, एक केमिकल से रिलेटेड एक काम करने की कोशिश करी। बट सोनर सोनर मुझे मुझे एक आइडिया हुआ कि यार ये मेरा काम नहीं है। मतलब केमिकल बेचना, इट्स इजी थिंग, कि आपको पता है कि अगर एक चीज 2 रुपए की है, 2.5 रुपए में आगे बेच दूंगा, मेरा 0.5 रुपीज मेरा कमीशन है। ठीक है, ये तो आसान काम है। लेकिन केमिकल को समझना, उसकी टर्मिनोलॉजीज, प्लस अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट का अगर हेड आपसे कुछ सवाल कर ले, आपको नहीं पता, उस काम को करने के लिए मुझे प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती। और अगर उसके बगैर मैं जीरो हूँ। एंड एज यू नो दैट मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था, तो उस तरफ जाना, एक नए सिरे से करना मेरे लिए मुश्किल था। तो आई रियलाइज कि ये काम मेरा नहीं है। फिर आई जस्ट एंटर्ड इन मार्केटिंग फील्ड। और मार्केटिंग, हम अप्रोक्सीमेटली 9-10 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गुड क्लाइंटेल। उस मार्केटिंग फील्ड को मैंने प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू किया और रियल एस्टेट के अंदर आया। रियल एस्टेट में आने के बाद आइडिया ये हुआ कि भाई डॉक्यूमेंटेशन, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज को जब आप बेचते हैं रियल एस्टेट में, उसकी ऑथेंटिकेशन, और जिस प्लेटफॉर्म से आप बेच रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रियल एस्टेट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स है। एक तो वो टाइप है कि एक गली मोहल्ले के अंदर आपने छोटी सी दुकान ली, वहां से आपने काम करना शुरू कर दिया। आप शाम में 4 बजे कुर्सी रख के बैठ गए, जो आ रहा है वो आपको अपनी इन्वेंट्री दे रहा है, और एक बंदा आ रहा है जो आपसे वो इन्वेंट्री खरीदना चाह रहा है। एक ये काम है जिसे
काम तो काम होता है छोटा और बड़ा, लेकिन ये बहुत नीचे लेवल का काम है। दूसरे अगर हम लेवल पे आते हैं तो वो ये होता है कि एक शख्स प्रोजेक्ट बनाता है, प्रोजेक्ट बना के उसको मार्केटिंग कंपनी को दे देता है, मार्केटिंग कंपनी उसकी सेल परचेज करती है, सारी चीजें। तीसरा ये होता है एक खुद आप डेवलपर बन जाते हैं, आप जमीन परचेज करते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर चीजों को बिल्ड करते हैं। तो हमने एक प्रॉपर लेवल से अपनी कंपनी बनाई, एसेट ऑफ मार्केटिंग एंड डेवलपर, जो कि अब एसेट ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर भी है। और उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट्स को लेना शुरू किया। प्रोजेक्ट लेने से पहले हमने सबसे पहले ये चीज देखी कि जो अगर हम रियल एस्टेट में काम करेंगे, तो रियल एस्टेट में हम सिर्फ वही काम करेंगे जो ऑथेंटिक हो, जो लोगों को डिलीवर हो। ऐसा नहीं करेंगे कि जना हम हर चीज बेच रहे हैं। वी हैव सेट सम क्राइटेरिया, हमने एक अपना एक गोल सेट किया, एक क्राइटेरिया सेट किया कि किसी भी बिल्डर का हम प्रोजेक्ट अगर बेचेंगे तो सबसे पहले हम उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे। इधर कि वो ऑथेंटिक है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, बिल्डर मजबूत है, इधर वो चीज डिलीवर होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीजें थी, हमने कुछ एसओपीज बना लिए थे। और काम करना तो मैंने कहा था यार काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के और एक अच्छी सैलरी और अच्छी गाड़ी छोड़ के जब मैं रियल एस्टेट में आया ना, तो मेरे अपने दोस्तों ने कहा यार किस फील्ड में आ गया यार, तुम तो अच्छा खासा कोट शोट पहन के काम करते थे, इसमें से झूठो मक्कारों की फील्ड है रियल एस्टेट। तो उसको मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ, मैंने पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है। देन आई केप्ट ऑन थिंकिंग, मैं सोचता रहा क्योंकि इंसान अकेले ही बैठ के बहुत सारी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। मैंने वो चीज की और सोचा कि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं। अब चाहे आप कोई मजहबी स्कॉलर हो, चाहे आप एक दुकान पे बैठ के चप्पल बेचते हो, चाहे आप चना बेचते हो, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप इवन सब्जी वाले क्यों नहीं हो, आप इवन कफन क्यों ना बेच रहे हो, लेकिन हर काम में अच्छे बुरे लोग हैं। ठीक है, लोग कफन से भी कपड़ा काट लेते हैं। तो उस चीज को देखते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया कि लोग किस किस तरह रियल एस्टेट में आगे आए, किस तरह 2 नंबर तरीके से आए, 1 नंबर तरीके से आए, जैसे भी आए। लेकिन लोगों को स्टडी करने के बाद आइडिया हो कि आप अगर ईमानदारी से काम करें तो आपकी क्लाइंटेल बनेगी। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग को इस चीज का बड़ा एज मिला कि हमने आज तक जितना भी काम किया, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग, वो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि यार ये जो है एसेट अप कंपनी, ये कभी भी हमारे पैसा डुबाएगी नहीं। मतलब एक होता है ना कि एक ट्रस्ट लेवल कायम हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं उसको देखते हुए इस वक्त लोगों का जो ट्रस्ट लेवल बहुत टूट चुका है। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो इन्वेस्ट जानबूझ के नहीं कर, उनको पता है कि पैसे डूब ना जाएं। तो इसलिए हमने कोशिश करी कि इसको जरा आइस को ब्रेक करें और हम वो चीज लेकर आए कि लोगों को ट्रस्ट भी हो रियल एस्टेट के अंदर, और उनको पता हो कि अगर एसेट अप के प्लेटफॉर्म से कोई चीज दी जा रही है तो वो ऑथेंटिक होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी एसेट अप मार्केटिंग डेवलपर यानी हम लेते हैं। बीइंग कॉमर्स ग्रेजुएट और एक मार्केटिंग ग्रेजुएट होने के नाते मैंने अपने जो सेटअप के अंदर कोशिश करी कि कंप्लायंस का बहुत ख्याल रखूं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो सिस्टम है उसको बनाएं। हमारी टीम कभी भी किसी को कॉल नहीं करती, हमने एक सिस्टम बनाया कि हम कभी भी कॉल ना करें किसी को। हम सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो से रिस्पॉन्स आता है, लोग हमें खुद कांटेक्ट करते हैं, हम लोग को बॉदर नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा ना, आपने किसी मार्केटिंग वाले को नंबर दे दिया या अक्सर आपके नंबर लीक हो जाते हैं, कॉल आने शुरू हो जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, सर आप प्लॉट ले लें, सर आप कब आएंगे, फिर वो 1 घंटे बाद दोबारा करता सर आपने बताया ही नहीं, फिर वो नेक्स्ट डे सुबह सुबह 9 बजे कॉल कर देता है। ये क्लाइंट को बॉदर करना है, क्लाइंट फिर एट द एंड ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करता। तो आपको रियल स्टेट एजेंट का मतलब जो है ना, हमने इस नाम को खराब कर दिया है। रियल स्टेट एजेंट का जो जेडी है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो ये है कि वो एक अच्छी चीज निकाले, पक्की चीज निकाले, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाए, प्रोसेस पूरा अपने सामने करवाए। उसके बाद जब वो चीज उसके मालिक को ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आगे चल के कोई मसला आए तो उसको भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। तो ये एक रियल एस्टेट के बंदे की जेडी है जो हम लोग नहीं करते। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ कमीशन लिया और भाग गए। बाद में अगर वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता तो कहता सर हमें तो नहीं पता, वो तो भाग गए, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था। तो जब आपको नहीं पता था और आपने उस चीज से कमीशन लिया है तो दैट मीन्स ये आपने उस चीज हराम कर ली अपने लिए, वो हराम है मेरी नजर में। आपने अगर कोई चीज किसी को बेची है, उसका कमीशन लिया है या उसके बस आपने एक रिबेट लिया है, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उस शख्स ने, जो इसने बायर जो है, उसने आप पे ट्रस्ट किया, आपके लफ्जों पे ट्रस्ट करके उसने एक चीज परचेज करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि रियल एस्टेट की मार्केट को समझने का सबसे पहला फॉर्मूला अगर रियल एस्टेट में कामयाब होना ना, ट्रस्ट है। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो आप आगे आपकी जीत है। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप कुछ भी अनाउंस करेंगे, फौरन बिक जाएगा। तो असद भाई हमने इसी स्ट्रेटजी को लेते हुए काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह के वी आर गेटिंग सक्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह एसेट अप को लोग मार्केट में जानते हैं
और हमारी टीम को लोग जानते हैं और हमसे काम करवाने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा सर, ये एसेट अप पे हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। एक इनिशियल क्वेश्चन जो है वो ये है कि हर कोई आजकल इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज हैं वो हमेशा सोच रहे होते हैं, आप किसी के साथ बैठो वो सोच रहा होता है यार मैंने अपना काम करना है, लेकिन टाइम नहीं है। और आप मल्टीनेशनल से आए हो, जाहिर सी बात है, और इंश्योरेंस में थे तो एक जो है टाइम आपका 9 to 5 नहीं, 9 to 6 7 हो जाता था। इतने टाइम के बाद अपना काम करने का, जैसे आपने कहा था ना, हमने एक पैरेलल शुरू किया था, अपना भी काम कर रहे थे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? अगर कोई मिसाल के तौर पे काम अपना जो है जॉब भी रखना चाह रहा है और स्टार्ट में थोड़ा सा वो डरा हुआ है कि नहीं यार नहीं चला तो क्या होगा, और वो पैरेलल काम लेके चल रहा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? डिसिप्लिन चाहिए, टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, वो आपने किस तरीके से किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। आप जब अपने ऑफिस से निकलते हैं और जब मेन रोड पर आते हैं शार फैसल पे, जो बहुत मशहूर रोड है कराची का, तो उस पे आप देखते हैं ट्रैफिक जा रहा है स्लो स्लो, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई है, बाइक के पीछे बाइक लगी हुई है, और सब एक नॉर्मल तरीके से जा रहे होते हैं। लेकिन एक राइडर आपको छपाटर नजर आता है, वो जिग 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 करके आता है, फुटपाथ पे चढ़ाता है और भगाता हुआ ले आता है। अच्छा, उसने क्या किया? अभी रूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल उसने बिल्कुल। क्या किया? आउट ऑफ द बाउंड्री जाके काम किया। खतरा भी है उसको, मर भी सकता है, गिर भी सकता है, लेकिन उसने आउट ऑफ द बाउंड्री जाके अपना टारगेट अचीव के लिए चला गया। ये बात नहीं कर रहा, सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात छोड़ दें। अब Right. इसी को ले आते हैं कि मेरी जॉब होती थी 9 to 5, 9 to 6 समझ लें आप, क्योंकि आप आधा घंटा घर से निकल के जाने का भी लगा लें, और ट्रैफिक की जो आप एग्जॉस्ट होते हैं वो भी लगा लें। हमने ऐसे काम किया, देखिए इस वक्त ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है। हमने अपना एक पोर्टल बनाया। पोर्टल पे हमने इसको दिन रात अपलोड करना शुरू करी चीजें, वीडियोस बनाई। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती थी सेल करने के लिए, जो भी हम डेवलपर का माल या कोई भी अपार्टमेंट हम सेल करते थे, पूरा हमने एक ठेका लिया उससे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं रात भर मीटिंग्स करता था। अक्सर ऐसा होता था कि मैं ऑफिस से निकल के शाम 5 बजे ठीक निकलता था। हाँ, ये जरूर था, मैं टाइम पे निकल जाता था। 5:30 बजे ऑफिस से निकल के मैं उस डेस्टिनेशन में जाता था जहां हम बैठते थे। हमारा जो ऑफिस था, इंटरनल ऑफिस हमने एक बनाया हुआ था, जहां हम बैठ के चीजों को सोर्ट करते थे, मीटिंग्स करते थे, लोगों से मिलते थे। फिर लाइक अब जो मेरा काम था रोज का, मुझे देखिए जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले आपको गाना गाना पड़ता कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। लोग मुझे एज ए इंश्योरेंस गाय जानते थे कि अली इंश्योरेंस प्लेसमेंट करता है, अली से इंश्योरेंस करवा लो। ठीक है, मैं जनरल इंश्योरेंस करता था। लेकिन मैंने इस छाप को हटाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोगों को बताना शुरू किया मैं ये काम करता हूँ रियल एस्टेट का। अच्छा, अब जब शुरू शुरू में बताना शुरू किया रियल एस्टेट का मैं काम करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी, माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये वो दुआएं देना शुरू कर दी। उसके बाद काम नहीं आया, 1 साल तक काम आया ही नहीं। ठीक है, लोग उस वक्त ट्रस्ट भी इश्यूज से लोग कहते हैं नया नया आया, पता नहीं क्या करेगा। टाइम को इस तरह मैनेज किया कि ऑफिस से निकल के डायरेक्ट मैं अपने काम पे आता था। उसके बाद रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, इवन कभी कभी ऐसा भी होता था कि रात को 11 बजे एक मीटिंग है एक डेवलपर से जिसके पास हम उसके घर पे जाके बैठे हैं, और सुबह के 4 बज गए। सुबह 4 बजे निकल के 5 बजे घर वापस आना और 3 घंटे की नींद लेके वापस ऑफिस पहुंचना, क्योंकि ऑफिस को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उससे आपका घर चलता है। मेरा घर चल रहा है तो मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये कंटिन्यू मैंने रूटीन बनाया जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको घर से भी कोई डिस्टर्बेंस होती है, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये है कि आपकी फैमिली अगर अंडरस्टैंडिंग वाली हो तो आप ये काम कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उसको चलाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो एक चीज, ना, ये नो है ना अपनी जिंदगी से आप निकाल दें, कि अगर आप समझेंगे ना कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। आप सोचेंगे मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दिस कि अभी अभी अगर देखा जाए जो सिनेरियो है टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट आप खुद हो जाती है जब आपके पास थोड़ा नजर आने लगता है ना, हाँ भाई इस फील्ड में कुछ पैसा है, मैं कर सकता हूँ, तो आप खुद ब खुद टाइम मैनेज करना शुरू करते हैं। इवन मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास ऐसी भी इंक्वायरीज आई, आई नेवर शोड एनीबडी। स्टार्ट में मैंने कभी किसी को शो नहीं कराया कि मैं जॉब भी करता हूँ। अ गाय टोल्ड मी कि अली हमें फला फला जगह का विजिट करना है, कैन यू अरेंज इट राइट नाउ आफ्टर जोहर, जोहर की नमाज के बाद अरेंज कर लोगे? अब मुझे पता है मैं ऑफिस में हूँ, मेरे सर अरेंज तो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम इज दैट कि मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आगे आया हूँ, तो कैन यू मूव इट टू 5 o'clock? उन्होंने कहा ओके दैट्स फाइन। 5 बजे का विजिट डिसाइड हुआ। ऑफिस से निकल के फौरन जगह पे पहुंचे
और उसको विजिट करवा दिया और उसके साथ डील कर ली। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसको फुल डेडिकेशन से करना पड़ता है। आपको ये नहीं बताना उसको कि मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। क्योंकि जो आपसे कोई चीज परचेज करने आया ना, ही ट्रस्ट कि इस बंदे को इस फला फला चीज का एक्सपीरियंस है, इस प्रोडक्ट की नॉलेज है और ये यही काम करता है। जब आप देखें, कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको पूरी ध्यानदारी से और ध्यान लगाए करेंगे तो लोग आपके पास खुद बहुत आएंगे। तो उस वक्त जॉब के साथ साथ टाइम मैनेज करना इट वाज टू डिफिकल्ट टास्क। लेकिन एक जहन में ये था कि सुबह जब मैं ऑफिस आता था, इंटरनेट का जमाना था, मोबाइल फोन आपके हाथ में होता है, फेसबुक आपका चल रहा होता है। नॉर्मली लोग सुबह सुबह आके ऑफिस में क्या करते हैं? पहले फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, चैट देखते हैं, अपनी अखबार खबरें पढ़ते हैं, 2 घंटे तो इसी में ज़ाया हो जाते हैं। तो उस 2 घंटे में मैं सुबह जब आता था तो मैं अपने जितने पोस्टिंग होती थी मैं सुबह सुबह पहले जाके पोस्ट कर देता था कि आज ये चीज अवेलेबल है, आज हमारे पास ये स्कीम है, ये है, वट एवर। अब लोग जब मैसेजेस करते थे वाया मैसेज में उनको रिप्लाई करता रहता था। उनके साथ ज्यादातर अपॉइंटमेंट हमारे सैटरडे संडे में होते थे। अब हर काम की एक नौयत होती है, तो मुझे पता था कि मेरे अपॉइंटमेंट सैटरडे संडे के, बहुत कम लोग होते हैं जो आम दिनों में वर्किंग डेज में आते हैं। तो उसका बड़ा एज मिला। सैटरडे संडे मैं फुल टाइम रियल एस्टेट को देता था, अपनी मार्केटिंग को देता था। इससे मुझे फायदा ये हुआ कि मैं उस चीज को सेट कर लिया, लेकिन इट टुक टाइम। मेरी पहली डील 1 साल के बाद हुई। मैं 1 साल तक रगड़ता रहा, मेहनत करता रहा। अच्छा होता क्या, जब आप कोई काम नया स्टार्ट करते, स्पेशली रियल एस्टेट, तो आपको जो है ना बड़े जगहों से कॉल आती है, यार मेरी फला फला बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें 4 कारखाने, ये है वो है, अली तुम बेच दो। हमें खुशी होती है अंदर से, अरे हम इतने अच्छे हैं कि हमें इतनी बड़ी चीज दे रहे हैं बेचने को। एक्चुअली होता क्या है, वो 10 लोगों से घूम के आपके पास आई होती है और उसके लोगों से नहीं बिकती तो उसने आपको दे दिया आजमाने के लिए। तो ये भी देखना होता है हमें कि हमें क्या चीज बेचनी है और क्या चीज नहीं बेचनी, किस चीज का काम करना है, किस चीज का नहीं करना। आई नेवर डू एनी वर्क ऑफ पोर्शन, मैं पोर्शन नहीं बेचता। ये मेरा एक है, मैं लीज जगह बेचूंगा, मैं वो चीज बेचूंगा जो पक्की हो, जो डॉक्यूमेंटेशन से पक्की हो। ये मैंने एक बनाया हुआ अपना। तो इससे आपका स्टैंडर्ड सेट होता है। स्टैंडर्ड सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट दिस के आप कोई चीज महंगी बेच रहे हैं, सस्ती बेच रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड होगा तो बिकेगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आप हैदरी मार्केट जाते हैं, वहां पर एक बोरी का शूप बहुत मशहूर है। वो 50 या 60 रुपए का होता है, इट इज चीपर। लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड है कि वो हर सूप के प्याले के अंदर चिकन भी डालेगा, अंडा भी डालेगा, पापड़ी भी डालेगा। वो उसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड आपको कायम करना सबसे इंपॉर्टेंट। भले आप कम पैसे में माल बेचें या ज्यादा पैसे में बेचें, अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं करता है। किसी के सामने नेगोशिएशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मेरे पास 10 रुपए का मार्जिन है, तो आप उसको अगर 10 रुपए का डिस्काउंट फौरन से नहीं दे सकते। आपको उसको समझाना पड़ेगा ये चीज की वैल्यू क्या है। देखिए, डिमांड एंड नीड की बात है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड अगर उसकी है तो उसको नीड, आप जो चीज आप सप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें आप समझाएं कि ये चीज डील लेने जा रहे हैं कितनी वैल्यूएबल है, तब आपके पैसे जाके हलाल होंगे। तो ये सिलसिला है। असल में टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यू। मैं 8 बजे भी ऑफिस से आया हूँ, 9 बजे भी आया हूँ, लेकिन मैं अपने काम को प्रॉपर 2 घंटे 3 घंटे रोजाना देता था। दिस वॉज, यू हैव टू मेक इट योर हैबिट। जब तक आपकी हैबिट नहीं बनेगा आपका काम, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है कि जो है सबके लिए, स्पेशली फॉर यंगर पीपल, जो जर्नी को एंजॉय नहीं करते ना, प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, वो फॉरेन रिजल्ट चाहते हैं। आपने एक चीज बताई कि मुझे 1 साल लगा। अब अभी तो हम्म। कहना आसान है, नाउ दैट यू हैव सक्सीडेड माशाल्लाह। लेकिन जो है वो 1 साल में कितने डाउट्स आए कि यार ये तो मुझसे नहीं हो रहा। ये तो जो है वो मैं, क्योंकि अब माशाल्लाह से आपका ट्रांजिशन इंश्योरेंस से एकदम से रियल एस्टेट में आए हैं। तो रियल एस्टेट में क्या डाउट्स है, ये चल नहीं रहा, नहीं हो रहा, दूसरी फील्ड में कूद जाता हूँ, दूसरा बिजनेस, क्योंकि आपने अपना पोर्टफोलियो बताया, आपने कोचिंग सेंटर भी किया, टीचिंग भी करी, इंश्योरेंस भी किया, फिर आप ये रियल एस्टेट में आए। तो ये रियल एस्टेट का पीरियड में फुल कंसिस्टेंसी 1 साल विदाउट एनी रिजल्ट, इसके पीछे क्या मतलब जो है वो सीक्रेट है? इसके पीछे ये सिगरेट था कि लाइक हर बंदा चाहता है कि कोई काम करे अपना, ठीक है। हर बंदे का एक प्रॉफिट मार्जिन होता है कि अगर एक कुछ लोग होते हैं स्लो होते हैं, जैसे हम कहते हैं अपनी जबान में कि बनिया। वो बनिया जो होता है वो कहता है यार मैं, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है अब मेरी प्रोडक्ट पे 5 रुपए, मैं इतनी प्रोडक्ट बेचूंगा ये 5 करोड़ हो जाए। तो वो 5 करोड़ तक जाने में उसको 4 साल लग जाते हैं।
उसको वो असेसमेंट करके बैठा हुआ है कि मुझे 5 करोड़ का प्रॉफिट जब होगा वो 4 साल में होगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्रेंच फ्राइज वाला है जो फ्रेंच फ्राइज की ठेला लगाता है, उसको पता है मुझे रोजाना यहाँ से 2,000 रुपये लेके जाने हैं, मतलब महीने के 60,000। ना वो 2,000 तो ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। आलू का रेट बढ़ेगा तो वो चिप्स का रेट बढ़ेगा, लेकिन तो प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इसको समझने का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 5 रुपए। फॉर एग्जाम्पल आपका कार वॉश का बिजनेस है। कार वॉश इस वक्त लोग कम करवा रहे हैं। पहले जो लोग हफ्ते हफ्ते दिलवाते थे, अब वो महीने महीने दिलवाते हैं, खुद ही कपड़ा मारते हैं, किसी से कपड़ा मरवा के वो चला रहे होते हैं, क्योंकि अब महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन है। तो कार वॉश की बिजनेस में प्रॉफिट कम हो गया। काम वैसे ही हो रहा है, रोजाना बाइकें आ रही है, रोजाना गाड़ियां लगी हुई हैं, बट वो जो मार्जिन था वो कम हो गया। मतलब आज आपका शैम्पू महंगा, पानी महंगा, बिजली महंगी, लेकिन आप वही 800 रुपए या 1,000 रुपए चार्ज करते हैं गाड़ी धोने के। तो बिजनेस करने से पहले, बिजनेस लोगों के जहन में आता है बिजनेस का मतलब बहुत पैसा, ऐसा नहीं है। हर बिजनेस की एक नौयत होती है। जैसे रियल एस्टेट जो है, आप चाहे कोई सुई वाला हो, चाहे 15,000 की जॉब करने वाला हो, या 15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से काम करने वाला हो, वो हमेशा क्या करता है कि वो हमेशा जो है ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। तो रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट मार्केट। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को सब चीजें पता होती हैं, इसी तरह जो है हमारा जो रियल एस्टेट है, इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये चीज सोची कि अगर मैं 1 साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो जो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ है कि 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा, वो 4 साल की बना के बैठा हुआ है। मैंने 1 साल लगाया और उसने कमा लिया पैसा। ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई अपनी। फिर मैं वही आपके, क्योंकि जो है ना यार, ये लर्निंग फेज जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब मेरे एक चीज जो मतलब जो मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को ही बताओ कि रियल एस्टेट जैसे आपने बताया ना इज ए वेरी ट्रिकी मार्केट, जहाँ पे एक से एक खापड़ बैठे हुए हैं, अगर हम लोकल टर्म्स में बोले, जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। उसमें पेनिट्रेट करना, और इस तरीके से पेनिट्रेट करना कि सारी एजुकेशन के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपने अपने स्टार्ट में बताया था कि हम डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, हम इंटेग्रिटी चेक करते हैं, और हम क्लाइंट को एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जो कि 100% प्योर हो, कहीं भी जो है वो 2 नंबरी फाइल में ना हुई हुई हो। तो ये वाला जो लर्निंग है ना, मतलब कमिंग फ्रॉम इंश्योरेंस, कमिंग फ्रॉम एमएनसी, और कमिंग फ्रॉम ए डेस्क जॉब, क्योंकि आप डेस्क जॉब में आप एक साइलो में होते हो, आप एक इतना मूव भी नहीं कर रहे होते। तो ये नॉलेज एक्वायर करना, और इतनी एक्सपर्ट नॉलेज एक्वायर करना कि आप इतने जो है वो कॉन्फिडेंस से कहते हो कि हमारा जो चीज है वो 100% है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और वो है भी एसेटअप के बारे में जो है, मैं जो आपसे डिस्कशन की है, जो आपकी वीडियोस देखी हैं, वो ऐसा है। तो इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में इतनी एक्सपर्ट नॉलेज, तो इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब किसने हेल्प करी, किस तरीके से आपने सपोर्ट ली, किन फोरम से आपको जो है ये नॉलेज मिली? तो ये एक चीज में कि अगर एक लड़का लेट सपोज किसी चीज में एंटर होना चाह रहा है और उसे कुछ पता ही नहीं है, और यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल, कि अगर लेट सपोज मैं किसी चीज में जाना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या स्ट्रक्चर फॉलो करूँ कि उसमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊं इन अ वेरी ऑप्टिमम टाइम? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? दैट्स नाइस क्वेश्चन। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप स्टडी की बात करें, आपके पास आज के दौर में गूगल अवेलेबल है, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल लोगों की वीडियोस मिलेंगी, जिसमें से मैं आपको बताऊं 70% गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गलत इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो आप उसकी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते 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 आप एक राइट टाइम पे पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज ये, आपके पास, हम लोगों को नहीं पता कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, जैसे आपकी डिपार्टमेंट से एसबीसीए है, आपका डिपार्टमेंट केडीए है, एमडीए है, इनकी वेबसाइट पे सारा मटेरियल पड़ा है मुफ्त में, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। हम उसमें सिर्फ नंबर डाल के चेक करते हैं कि ये जमीन के खाता सही है नहीं है, तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप पढ़ें। तीसरी चीज ये, जब आप किसी फील्ड में आते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइड करने वाला मिलता है, या आपको ढूंढना पड़ता है। आप अच्छे लोगों में बैठते हैं जिनका एक्सपीरियंस है। देखें, किताब से पढ़ना और किसी टीचर से सबक लेने में फर्क है। और क्योंकि टीचर जो है ना वो आपको पॉइंट बताया जाता है, किताब में आपको ढूंढना पड़ता है। इसी तरह मार्केट के जो जाइंट्स हैं, जो मार्केट में बैठे हुए हैं, डिफरेंट बड़े लोग, जिन जो बड़े बिल्डर्स हैं कराची के, पाकिस्तान में जो काम कर चुके हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है,
तो उनसे सिटिंग्स करना, उनके साथ बैठना, उनके एक्सपीरियंस से सुनना। अब पढ़े लिखे होने का आपको ये फायदा होता है कि आप उनसे बात करते हो, बात से बात निकलती है। ऐसा नहीं है कि सर मैं आपसे ट्यूशन लेने आया हूँ, ऐसा नहीं होता। आप उनकी बातों से जितनी आप सिटिंग्स करते हैं, आप सीखते रहते हैं। और जिसे गैदरिंग कहते हैं ना, आपकी योर गैदरिंग शुड बी एजुकेटेड। जो आप जिस फील्ड में, आप उस गैदरिंग में भी रहना शुरू करते हैं, तब आप चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जैसे अगर आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं ना, रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके बैड एक्सपीरियंस भी रहे, जिनके अच्छे एक्सपीरियंस रहे। जिनके एक्सपीरियंस अच्छे रहे, उनकी लाइफ को स्टडी करें, उनकी स्ट्रेटजीज को देखें, तो आप सीखना शुरू कर देते हैं। और कोई भी अगर प्रोडक्ट या कोई भी फाइल जब आपके सामने आती है, तो एक वो केस स्टडी की तरह होता है। उसको आप पढ़ते हैं। जिस तरह आप मार्केट में जाके बाइक देखते हैं कि यार ये नया एक ब्रांड आया है, इसकी बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, तो फौरन जाके आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं। आप पार्क व्हील पे देखते हैं कि इसके बारे में क्या रिव्यूज है लोगों के, या कोई नई वॉच आती है, या कोई नया गैजेट आता है, मोबाइल फोन आता है, आप फौरन उसको यूट्यूब पर सर्च करते हैं। इसी तरह कोई भी सोसाइटी की फाइल होती है, कोई भी चीज होती है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, हम फौरन उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं। दूसरी चीज ये, ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपके मेंटोर होते हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके हल्के में हैं, जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, अच्छे लोग, उनसे मशवरा करते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम ये नॉलेज आती रहती है। फिर कभी कभी सबसे अच्छी लर्निंग पता है कब होती है? जब आपका क्लाइंट आपसे सवाल करता है, वो कहता है ये कैसे, ऐसे कैसे, तो फिर आप उसकी रिसर्च करने लग जाते हो, क्योंकि उसको आपको राइट आंसर देना है, क्योंकि उसके जहन में जो आपका इमेज है वो परफेक्ट है। वो आपको एक्सपर्ट समझ के पूछ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिसर्च करके एक्सपर्ट बनो, और उसके बाद उसको फौरन रिप्लाई करो। तो इसके अंदर जो है ना, सवाल जवाब के जरिए हमने बहुत सीखा कि लोगों को सेटिस्फाई करना, लोगों को बताना। अब फॉर एग्जाम्पल एक शख्स आगे पूछता है कि जमीन का स्टेटस क्या है, ये फार्म 2 है, फार्म 7 है, या ये मारूसी खाता है, इस पे खाते कौन से हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और टाइम टू टाइम आती है। और ये कोई ऐसा 5 ईयर पेपर नहीं है कि हमने उसको देखा और सीख लिया। तो इट टेक्स टाइम। प्लस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं आप कंप्लीट नॉलेज लेने में। लेकिन एक चीज ये भी होती है, कुछ चीजें इनहेरेंट होती है। जैसे आपके घर में कोई, आपके वालिद साहब आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आपके घर वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप घर में वो चीज भी देख रहे हैं। तो मेरे घर में ये चीज होती रहती थी। माय फादर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट सोसाइटीज। बहुत सारे प्लॉट डूब भी गए, कुछ मिल भी गए। उससे आइडिया होता था कि हाँ भाई, बिल्डर ऑफिस क्या होता है, केडीए में क्या मामलात होते हैं, एमडीए में किस तरह जाना है, कैसे चीजों को पास करवाना है। ये सारी तफसीलात जो है ना, आपको टाइम टू टाइम आती हैं। और दिस इज नॉट रिटन इन द बुक, बुक में नहीं लिखा होता। ये सब आपको प्रैक्टिकल करने के बाद आता है, ये सारी चीजें। नहीं नहीं, ग्रेट है कि ये बेसिकली कि आप कहीं भी वेंचर इन कर रहे हैं, तो अभी नॉलेज जो है वो वास्ट फोरम्स पे और रिसोर्सेज पे फ्री अवेलेबल है। तो आप वहां यस। से जो है, आप, यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि आप वहां से चीजें सीखें और फिर क्वेश्चन करें, और फिर आपको जो है ना, वही वाली बात है, आपको हल्के में कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता है जो आपको गाइड करता है, और अगर आपकी विलिंग टू लर्न है तो जो है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो दैट इज ग्रेट। अच्छा, मार्केटिंग से डेवलपमेंट, मतलब आप माशाल्लाह से लैडर पे लैडर चढ़ते जा रहे हैं ना, और हर चीज जो है ना वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती है। तो क्योंकि ये फील्ड है बड़ी, मतलब एक तरीके से रिस्की, वो, और रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है कि अगर लेट सपोज आप किसी की जब मार्केटिंग कर रहे थे, वही वाली आपकी बात है कि आप कह रहे हो ना कि मैं अच्छे क्लाइंट्स लेता था हम्म। शुरू में, तो नए बंदे को अच्छे क्लाइंट्स पकड़ने में जो वो प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं, कि वो वाली बात है कि दो नंबर जिनसे कुछ भी नहीं बिक रहा था वो आपके पास आ गया, उनको तो आपने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अच्छे क्लाइंट एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर करियर, वो पकड़ना कितना मुश्किल था, वो किस तरीके से एक नया बंदा जब वेंचर इन करता है तो उसके लिए क्या मेहनत करे, और क्या उसकी स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम लोगों ने नए क्लाइंट्स की तरफ हाथ डाला, मतलब क्लाइंट से डेवलपर की तरफ गए, तो आपकी भी मार्केटिंग स्टडी होती है। आप 10 साल से देख रहे होते हैं कौन डिलीवर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो हमने कोशिश की कि हम उन डेवलपर्स के साथ काम करें जो डिलीवर कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी चीजों को डिलीवर कर दिया है। हर एक बंदे का एक प्रोसीजर बता देता है कि वो काम करने वाला है या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग वेलकमिंग है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर लोग एक दूसरे को वेलकम करते हैं, नए लोगों को वेलकम करते हैं। और डेफिनेटली हम भी, जब कोई नई सोशल मीडिया कंपनी आती है या कोई ऐसे लोग आते हैं जो हमारे साथ वेंडर बनना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं।
तो ये वेलकम करने का सीन जो है ना हर जगह है, हमें भी लोगों ने वेलकम किया और हमने काम किया। अच्छा, अब जैसे नए लड़के क्या करें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी इस वक्त हम लोग अपनी कंपनी के अंदर हायरिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जो लड़के ग्रेजुएट हैं और जो लड़के जो है मार्केट में काम करना चाहते हैं और दे वांट टू डू समथिंग न्यू और एक अच्छी फील्ड में अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो हम उनको वेलकम कर रहे हैं कि वो हमारी टीम ज्वाइन करें। और प्लस ये कि एक अच्छे पैसे कमाएं। देखिए, बात ये है कि अगर आप किसी बैंक में काम करेंगे तो आप दूसरों का रुपया गिनेंगे, ठीक है ना, और अगर हमारे साथ काम करेंगे तो अपना नोट गिनेंगे। ये बात मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि हमारे साथ काम करेंगे अपना नोट गिनेंगे। और आजकल जो ट्रेंड है ना कि 25,000 30,000 सैलरी से ज्यादा मिलता नहीं है कुछ। एक लड़का एमबीए करके निकलता है, 10-15 लाख रुपए का एमबीए करता है वो, और जब वो फील्ड में आता है तो 40-50 हजार की जॉब मिलती है, जिससे उसका गुजारा अब नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए लाइक किसी अच्छी फील्ड में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी रियल एस्टेट कंपनी, हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, हम सेल परचेज भी करते हैं, प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। प्लस हमारा एक अच्छा मार्केटिंग 360 पोर्टफोलियो है मार्केटिंग का, जिसमें हम आउटडोर मार्केटिंग, आउटडोर बिलबोर्ड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीआर, जिसमें आप जो है एक्टर एक्ट्रेसेस को अरेंज करते हैं, और क्या कहते हैं, इसके अलावा बीटीएल एक्टिविटीज, ये सारी हमारी अपनी एक्सपर्टीज हैं पक्की। मार्केटिंग हमारा 10 साल से चल रहा है। तो ये सारी चीजों में हम एंट्री कराते हैं लड़कों की, और उनकी एक्सपर्टीज की वजह से उनको जॉब दे देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ हम किसी को ये नहीं कहते यूर डूइंग अ जॉब विद अस, यूर डूइंग योर ओन वर्क। क्योंकि मैं जब खुद ओन वर्क करने का कायल हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ लोग जुड़े। आई डोंट नेवर कॉल देम माई एम्प्लॉय, आई कॉल देम माई पार्टनर्स। कि जब वो मेरे साथ जुड़े तो वो पैसा भी कमाए, लेकिन इट टेक्स टाइम। अब उनको फायदा क्या होता है कि मैं जो प्रोजेक्ट दूंगा डेफिनेटली वो ऑथेंटिक होगा। मैं जो उनको गाइडलाइन दूंगा, जो मैंने सीखी, मैं वही दूंगा। और मैं क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दे विल अर्न देमसेल्फ एंड दे विल आल्सो अर्न फॉर मी। वो मेरे लिए भी अर्निंग करेंगे और अपने लिए भी अर्निंग करेंगे। तो नए लड़कों को चाहिए कि वो एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करें। पाकिस्तान में कुछ कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड दे कैन आल्सो ज्वाइन अस। एंड जो एलिजिबल होगा हम उनको जरूर हायर करते हैं, जो एलिजिबल होगा उसको हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। Or not only we are working in Pakistan, Karachi, but also we are working in Islamabad and Dubai as well. तो अभी हमारा इस्लामाबाद ऑफिस ऑपरेटिव नहीं है, ना दुबई ऑफिस ऑपरेटिव है, बट वी आर वर्किंग फ्रॉम कराची। तो वी हैव सेवरल प्लान्स टू एक्सपेंड आवर कंपनी, एंड वी आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल टू डिफरेंट बिल्डर्स इन कराची। हमारा रॉ मटेरियल का भी बहुत अच्छा सेक्शन है। हम रॉ मटेरियल डिफरेंट बिल्डर्स को सप्लाई करते हैं डायरेक्टली बल्क के अंदर। और उसमें रॉ मटेरियल में जितनी चीजें, एक बिल्डिंग मटेरियल होता है, आपको सीमेंट, आपका जो स्टील है, और ओवरऑल जितनी भी चीजें वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। तो लोगों के अच्छा लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, वो चाहें तो एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक इसमें चीज मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने कहा ना कि द फोरम इज ओपन फॉर एवरीवन, तो इसमें कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया है कि अब लेट सपोज मैट्रिक का बच्चा आता है, कहते हैं नहीं हमें इंटर का चाहिए, या हमें बीकॉम या ग्रेजुएट, या ये मतलब 4 इयर्स ऑफ 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, या कोई भी बंदा आ जाएगा? तो अगर उसमें आप क्या चेक करोगे कि यार इसको जो है ना मैं रखूंगा, ये मेरे बिजनेस को आगे लेके जाएगा, और ये जो है ना ये ऐसी कहानियां कर रहा है, ये इसको रहने दो? तो वो चेक करने का क्या क्राइटेरिया, और वो कैसे आप एक ही मीटिंग में चेक करते हो कि यार हाँ ये बंदा जो है ना इसमें स्पार्क है? बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। पहली बात ये मैं अपने ऊपर रखता हूँ कि मैं किसी बच्चे से प्लॉट नहीं खरीद सकता। मैं किसी के बच्चे से, मैट्रिक क्लास का बच्चा है वो, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो रटा रटा है तोते की तरह बोला है सर हाँ हमारे हाँ, इतने गज का प्लॉट और इतना है, एनओसी आ गई। उसको एनओसी का ये भी नहीं पता कि एनओसी का मतलब क्या है, सही। उसको ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे मैं देखता हूँ मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको बेचारों को सैलरीज मिल रही है, उनकी डील्स नहीं हो पाती। डील्स इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो इमेच्योर हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है। एक एजुकेटेड, हमारे पास दो तरह के क्लाइंट आते हैं, या तो बहुत एजुकेटेड होता है या वो अनपढ़ होता है लेकिन वो बिजनेसमैन होता है। तो जो बिजनेसमैन होता है वो भी एजुकेटेड ही होता है, एक एग्जैक्टली। निसाब की किताब एजुकेशन हम कहते हैं ना। बेसिकली हमारे पास एजुकेटेड लोग आते हैं, और एजुकेटेड लोगों से डील करने का तरीकेकार भी एजुकेटेड होना चाहिए। अब आपका एक लड़का इंटरमीडिएट पास है, उसको क्या पता मार्केट क्या चल रहा है, उसको क्या पता डॉलर कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको क्या पता कि क्राइसिस क्या होते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू किस तरह ऊपर जाती है नीचे कैसी आती है। इकोनॉमिक्स उसने पढ़ी नहीं है, हमारे इंटर तक लेवल पे इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ाई जाती है सही से। तो हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो थी ग्रेजुएट। जो भी आए लड़का या लड़की, शी और ही मस्ट बी ग्रेजुएट,
ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, एथिकल स्किल्स उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। एथिकल स्किल्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल एथिक्स भी एक स्किल्स के अंदर आ गई है, कि उसको ये एथिक्स होनी चाहिए कि किस क्लाइंट से क्या बात करनी है। जैसे मैं एक जगह गया, मैंने देखा कि एक साहब का बजट था 4 करोड़ रुपए का, और वो बंदा जो है उनको 50 लाख रुपए का प्लॉट बेच रहा था कि सर आप ये ले लें, वो ये ले लें। वो जो क्लाइंट था वो इस माइंड से आया था कि मैं एक 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूं और एक अच्छी रेंटल इनकम लूं, लेकिन वो बजट था कि सर आप ये 50 लाख वाला प्लॉट ले लें। तो ये क्लाइंट की साइकी को समझना, उसकी डिमांड को समझना, उसकी नीड्स को समझना, ये सारी चीजें तभी आएंगी जब आप थोड़ा मेच्योर होगे। दूसरी चीज ये, अगर एक शख्स ने मैट्रिक किया हुआ है और उसकी एज अराउंड 25 ईयर्स हो चुकी है, वो काम नहीं कर पाया और उसके अंदर ये नॉलेज है, तो इट्स नॉट अबाउट मैट्रिक का। देख, हमने एक क्राइटेरिया नहीं रखा कि मैट्रिक वाले को लेंगे, हम ग्रेजुएट को लेते हैं हमेशा। तो अगर उसके पास नॉलेज है ना, सब्जेक्ट नॉलेज, तो डेफिनेटली ही इज मोस्ट वेलकम। हम उसको वेलकम करते हैं। सिर्फ एजुकेशन की वजह से या वो नहीं पढ़ पाया उसकी वजह से उसको बैक नहीं करते। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपने कहा कि भाई इंटरव्यू में आप कैसे जज करते हैं। जब कोई लड़का आता है ना, तो हम उसको इस तरह जज करते हैं कि पहले उससे सवाल जवाब किए, घर में कौन कौन है, घर में किस नंबर पे हो तुम, और आज तक क्या काम किया है। तो अक्सर बच्चों का जवाब ये था, सर हम पहली बार करने जा रहे हैं और आई एम विलिंग टू वर्क। ओके, अच्छा सर सैलरी क्या होगी? अच्छा सैलरी सैलरी हमें 1 तारीख को मिल जाएगी। अच्छा अगर हमने सेल नहीं करी तो क्या हमें सैलरी मिलेगी? तो उस लड़के को हम रखते ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आ रहा है 20-25 हजार या 30 हजार रुपए की सैलरी की अट्रैक्शन में, उसको काम नहीं करना। क्योंकि वो कहता है ना, जैसे वो कहता है ना कि सर अगर हमारे टारगेट पूरे नहीं हुए तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हम उसको फौरन रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं रखते। हाँ, जो लड़का बात करता है सर टारगेट क्या है, ओके, और क्या कहते हैं मिनिमम टारगेट क्या है, हम कहते हैं ठीक है भाई मिनिमम टारगेट आपका 2 यूनिट्स हैं या 2 प्लॉट्स हैं, तो वो वहीं चुप हो जाता है। फिर हम उसको खुद कहते हैं नहीं, वी विल सपोर्ट यू, वी विल गिव यू सैलरी, यू विल हैव 2 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड। उसको हम हायर करते हैं। बेसिकली उस आधे घंटे या 15 मिनट के इंटरव्यू में हमें ये असेसमेंट करनी होती है, इधर के इसके अंदर करंट है काम करने का या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि आजकल लड़कों के अंदर ना वो करंट खत्म हो गया है। वो फूड पांडा में 25 हजार की जॉब कर लेगा, लेकिन जब उसको कंपनी में अच्छी एक ऑनरेबल जॉब दी जाती है वो नहीं एक्सेप्ट करता, उसको समझ में ही नहीं आता। अब आप रियल एस्टेट को हम लोग छोटा समझते हैं, बट दिस इज एक्चुअली द बिगेस्ट फॉरम फॉर एवरीवन। आज बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े से बड़ा क्रिकेटर, बड़े से बड़ा एक्टर आपको रियल एस्टेट में नजर आएगा। आज आज बड़े से बड़े लोग जो हैं वो अपने सोसाइटीज भी लॉन्च कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है काम करने, हम उसकी बातों से असेसमेंट कर लेते हैं कि ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जिनको मार्केट का तो आइडिया है, बट दे आर नॉट दैट मच लिटरेट, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। मार्केट का आइडिया होना चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो हम इंशाल्लाह इस साल स्टार्ट करेंगे, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं हम उनको इंटर्नशिप का भी मौका दे रहे हैं। और उस इंटर्नशिप के अंदर वो क्या चीज़ सीखेंगे, मैं आपको थोड़ा बता दूं ताकि एक आइडिया हो जाए आपके प्लेटफॉर्म से। वो ये सीखेंगे रियल एस्टेट मार्केट क्या है और मार्केटिंग किसे कहते हैं, एक प्रोजेक्ट को समझना, स्क्वायर फीट एरिया निकालना, स्क्वायर यार्ड में क्या फ़र्क है, स्क्वायर फीट एरिया में क्या फ़र्क है, वो निकालना। ये सारी जो बेसिक नॉलेज है, आर्किटेक्ट नॉलेज, वो भी हम देंगे। और उनको नेगोशिएट करना सिखाएँगे कि एक मार्केटिंग बेसिकली व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग जो हम अक्सर सुनते हैं ना, मार्केटिंग इज़ ब्रांच ऑफ दिस एंड दैट और ये वो। मार्केटिंग प्रैक्टिकल फील्ड में क्या है? मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग ट्रुथ, इट्स नॉट अबाउट एग्ज़ैजुरेटिंग द थिंग्स। लोग समझते हैं मार्केटिंग का मतलब है एग्ज़ैजुरेट करना, इट्स नॉट अबाउट एग्ज़ैजुरेटिंग। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग ट्रुथ एंड कीपिंग योर क्लाइंट अवेयर अबाउट एवरी सिंगल थिंग, एवरी इन्स एंड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हमने इंटर्नशिप का प्रोग्राम इसलिए रखा ताकि लोगों को रियल एस्टेट की प्रॉपर नॉलेज हो, और जब वो फील्ड में उतरे तो उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जल्दी हम इंट्रोड्यूस करवाएँगे और लोगों को उसके अंदर एंटर करेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा ना आपके जो एसेट अप है उसके बारे में बात करते हैं। अब मैं अगर ट्रैवल करूँ फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, तो हर हुँ, 5 किलोमीटर के बाद सोसाइटीज़ बन रही हैं और उन सोसाइटीज़ का मेन मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये रिटर्न मिलेगा। जो कि इन इटसेल्फ आजकल लोग कह रहे हैं कि खतरनाक है। किस तरीके से प्रोजेक्ट आपने चुने कि जो सक्सेसफुल भी हुए और जो है मतलब ये तमाम मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि यू आर रिलेटिवली न्यू और यू हैव सक्सीडेड इन सेलेक्टिंग गुड प्रोजेक्ट्स। तो जो भी एक हुँ, नया बंदा आ रहा है
वो किस तरीके से उसका क्राइटेरिया, उसका माइंडसेट होना चाहिए कि ये फोरम पे स्ट्रक्चर फॉलो करे कि यार मैंने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ये लिए हैं, वो अच्छे हों, जो कि क्लाइंट को डिलीवर कर सके, जैसे आपने रिसर्च के मतलब आप बारे में बताया। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं कि क्या चीज हाँ जी, बेहतर है हाँ इसमें। जी, हाँ जी, हाँ जी, जो कि देखिए, दो चीज। लोगों को फायदा हो। पहले तो इम्पोर्टेंट ये कि इस वक्त जैसे मार्केट के जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन देखते हैं कि लोग इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स करने में डर रहे हैं। ठीक है। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि इस वक्त जो नीड बेस्ड काम हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको एंसेस्टर से अपने या पेरेंट्स से एक मकान मिला, जिसका एक बंटवारा हुआ, उनके पास 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए या 2.5 करोड़ रुपए आए। अब उनको फौरन वो कोई ना कोई चीज कन्वर्जन चाहिए। अगर उन्होंने उस पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया या अपनी छत नहीं करी, तो वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह पैसा डीवैल्यू हो रहा है आज के दौर में। ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास नीड बेस्ड कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, जिनको मकान चाहिए, मकान बनवाना है, वट। तो इस वक्त एसेट के पास जो अपॉर्चुनिटी वो लोगों के लिए ये है कि अगर वो चाहते हैं एक जमीन लें, तो 120 गज का हम प्लॉट, जो कि एक मॉडरेट प्लॉट है, कराची के अंदर ज्यादातर आबादी 120 गज पे रहती है। 120 गज का प्लॉट उनको अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपए का मिल जाएगा। और उस पर जो कंस्ट्रक्शन है ग्राउंड+1 की, वो अप्रोक्सीमेटली उनकी 80 से 90 लाख रुपए में मिनिमम हो जाएगी, एक नॉर्मल घर उनका बन जाएगा। इससे फायदा है कि 1.5 करोड़ रुपए के अंदर या 1 करोड़ 60 लाख रुपए के अंदर उनको अपनी छत मिल जाएगी। ये बेनिफिट एसेट अप देता है। और उसके अंदर एक अच्छा बेनिफिट ये है कि हम उसके अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान के भी ऑप्शन देते हैं। दूसरा ये ऑप्शन है कि अगर कोई कहता है नहीं मुझे एक बीसी डालनी है, जैसे लोग बीसी डालते हैं, तो बीसी के 5 साल बाद भी आपको वही अमाउंट मिलता है विदाउट एनी अप्रिसिएशन। तो एसेट अपने एक चीज निकाली कि अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम महीने के 15,000 रुपए अगर आप सेव कर सकते हैं, तो आप 5 साल का एक प्लान लेके अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। और वो ऑथेंटिक प्लॉट के, जहाँ डेवलपमेंट है काम, और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट सारी चीजें तेजी से हो रही हैं। तो 5 साल के अंदर जो है ना, आप चीजों को कवर कर सकते हैं। तो ये अब हमने प्लान बनाए। अब अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ निकाल के बीसी पे कर रहे हैं, तो बीसी 5 साल के बाद जाके वो कितने अमाउंट बनेगा? वो अमाउंट बिल्कुल छोटा सा एक अमाउंट बनेगा, और वो उस वक्त डॉलर ही डबल हो जाएगा, क्योंकि पैसा ही आधा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि आपका छोटे लेवल पे, अभी बात करो, मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा, एक आम आदमी जिसकी सैलरी सर लाख रुपए है या 1.25 लाख रुपए है आज के दौर में, तो वो चाहे अगर अपना प्लॉट का मालिक बनना है, काम करना है या इन्वेस्ट करना, तो वो इन छोटी चीजों में इन्वेस्ट कर सकता है। एसेट आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत है जो हम क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, ताकि वो एक मिनिमम अमाउंट के अंदर अपने प्लॉट के, अपनी जाति जायदाद के मालिक बन सके। और ऐसे तजुर्बात माजी में भी लोगों ने किए हैं, लेकिन हम वो चीज देंगे इनको जो ऑथेंटिक हो, वो चीज देंगे जो डॉक्यूमेंटेशन से पक्की हो, और वो चीज देंगे जहाँ डेवलपमेंट तेजी से हो रही हो। ऐसा नहीं है कि आपको फला फला सोसाइटी का प्लॉट दे दिया, प्लॉट की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही, फाइलें बिक रही हैं। फाइलें बिकने वाला कोई प्रोजेक्ट हम बेचते ही नहीं है। जहाँ डेवलपमेंट हो रही, जहाँ आज से 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद आपको वहां पर फिजिबिलिटी नजर आए कंस्ट्रक्शन करने की, वो जगह आपके लिए ऑथेंटिक है, तो वो आप ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इस वक्त एक्सपेरिमेंटल वे में लोग नहीं कर रहे, इस वक्त नीड बेस्ड काम हो रहा है। और नीड बेस्ड काम के लिए आप चाहे, सबसे अच्छा तो ये आप जमीन लेके अपना मकान बना लें। आज अगर लोहे का रेट 290 रुपए या 280 रुपए, तो डेफिनेटली कल को बढ़ जाएगा, डॉलर बढ़ेगा। डॉलर जैसा कि प्रोडिक्शन है लोगों की, डॉलर डॉलर को भी और बढ़ना है, ये रुक नहीं रहा कहीं पे। तो इस वक्त सबसे अच्छा ये कि आप कितने पैसे को फौरन मटेरियलाइज कर लें, खाली प्लॉट ना लें, उसको उसको कंस्ट्रक्ट करवा लें अगर पैसे हैं तो। जितना ज्यादा आप प्रॉपर्टी में मटेरियलाइज करें चीजों को, उतना ज्यादा आप तरक्की पाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 5 साल पहले मैंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी, और वहां मैंने अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, जिसमें 2 प्लॉट मैंने लिए। मैंने उस प्लॉट को लास्ट ईयर बेचा है, और मुझे वो बहुत अच्छे पैसे दे गया। 15 लाख रुपए का प्लॉट था, और वो मैंने 35 लाख रुपए का ईच बेचा है। तो मतलब मुझे 4 से 5 साल में उस प्लॉट ने 40 लाख रुपए कमा के दिए। तो दिस इज हाउ आपकी चीजें इस तरह बढ़ती हैं, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप एसेट अप के साथ करते हैं, तो हम पहले आपको पूरा समझाते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। जब तक आपको समझ में ना आ जाए, एक होता है कंपनी की अपनी पिच, लोग कहते हैं ठीक है यार दे दो, लेकिन हम पहले क्लाइंट का पूरा होमवर्क कराते हैं। क्लाइंट का जब पूरा होमवर्क हो जाता है, उसके बाद फिर हम उसको चीजें बेचते हैं। उससे क्लाइंट भी सेटिस्फाइड रहता है, उसके सवालात ज्यादा नहीं होते, और फिर वो सेटिस्फाई होकर चीजों को लेता रहता है। हमारे पास काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरसीज हैं। ओवरसीज को कोई चीज बेचना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। मतलब बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, कोई चीज सही से बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका विजिट नहीं हो पाता, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो ओवरसीज क्लाइंट हमारे पास आए, तो हम उसको बहुत संभाल के रखें,
क्योंकि एक इन्वेस्टर आज के दौर में आपको 10 साल का 15 साल का बेनिफिट दे के जाएगा अगर आप उस इन्वेस्टर को प्रॉपर तरीके से चलाएं। हमारे लिए वो शख्स भी इन्वेस्टर है जो पर मंथ 10,000 निकाल रहा है, हमारे लिए वो शख्स भी इन्वेस्टर है जो पर मंथ या अपने साल के 2 करोड़ रुपए निकाल रहा है। तो दिस इज हाउ, इसी तरह मार्केट चल रही है। हमारा काम है एक ट्रस्ट के साथ ट्रस्ट वर्दी तरीके से चीजों को डिलीवर करवाना। तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट का काम है, और इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर कोई कहता है ना कि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से मिल सकती है विद ऑल दी एसओपीज। मेरे पेज पे वीडियोस वगैरह भी, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और वो एक लिमिटेड बजट में। हमारे ये कोशिश होती है हम क्लाइंट से प्रॉफिट कमाएं, लेकिन उसको खा ना जाए, ये हमारी कोशिश नहीं होती। हमारी कोशिश होती है कि कम कमाएं, लेकिन एक मुस्तहकम अपने प्लेटफॉर्म को करें ताकि लोग उस पर आ सकें और ट्रस्ट कर सकें। और उनको पता हो कि अगर मैं एसेट आपके पास जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं या मेरा पैसा जाया नहीं होगा। देखिए, एप्रिसिएशन जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर जाए। ये एक फिनोमिना है कि यार अप्रिशिएट नहीं हुई तो धोखा दे दिया, नहीं। एप्रिसिएशन किसी कंपनी के हाथ में नहीं है, ये पाकिस्तान के हालात पर है, आपके इंटरनेशनल मार्केट्स पर है, आपके डॉलर पर है, बहुत सारे हालात हैं, आपके एक्सपोर्ट के ऊपर, आपकी एक्सपोर्ट कितनी हो रही है, उससे आपकी चीजें अप्रिशिएट होती हैं। लेकिन इस वक्त अपने जो पैसे आपके जो लिक्विडेट हो रहे हैं, उसको सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी लेके डाल दें। अच्छा, प्रॉपर्टी के हवाले से जो कराची में एक मिथ है ना, मतलब एक आम मिडिल क्लास बंदा जो सोचता है, जो घबराता है, वो ये है कि यार कब्जा हो जाएगा अगर मैं प्लॉट खाली लेता हूँ और उसे छोड़ देता हूँ, और पीरियड ऑफ, जैसे आपने कहा ना, मुझे ये बड़ी अच्छी चीज है कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा नहीं, जो मैट्रिक इंटर के लड़के जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और 20,000 25,000 कमा रहे हैं, 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years वो जमीन के मालिक बन जाएंगे। मतलब बाय द टाइम दे विल टर्न 23 24, 5 साल में उनके पास एक जमीन आ जाएगी। लेकिन जो बंदा घबराता है, जो एक मिडिल क्लास के, यार डिफेंस की जमीन जो है वो सेफ है और बहरिया की जमीन सेफ है। दूसरे तमाम चीजों में अगर मैं खाली प्लॉट छोड़ता हूँ और उसे भूल जाता हूँ कि, तो वो उस पर कब्जा होने का खतरा है। तो इसके पीछे जो है वो इस मिथ में कितनी हकीकत है, और ये ऐसा होता है नहीं होता, इसका थोड़ा सा आप मुझे बता देते हैं आइडिया, ताकि जो सुन रहे हैं वो इसकी क्लैरिटी मिल जाए उनको। देखिए, आपने खुद ही कहा ना कि डिफेंस सेफ है और बेरी डाउन सेफ है या मलीर कैंट सेफ है या एनएचएस सेफ है या फैल्कन सेफ है। इसलिए सेफ है कि दे आर बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट्स एंड हाँ जी। दे इन्वॉल्व बिग गन्स इन दैट प्रोजेक्ट। तो देखें, कभी भी ओपन जमीन पे तो आप कभी परचेजिंग ना करें, कोशिश करें उस बिल्डर का प्रोजेक्ट लें जो बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट बना रहा है। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट में कब्जा या कब्जे के चांसेस नहीं होते, बल्कि होते ही नहीं है। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट प्लस एक अच्छे बिल्डर से प्रोजेक्ट लें। आपको स्टडी भी करना पड़ता है ना। देखिए, अगर हम किसी क्लाइंट को होमवर्क करवाते हैं, कोई क्लाइंट हमारे विजिट करता है, तो हम उसको ऑप्शंस देते हैं कि ये सोसाइटी में ये प्लॉट है, ये है, ये है, ये है। अब वो कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल रेडीमेड सोसाइटी में चाहिए जहां पर मकान बने हुए हों, तो वहाँ कब्जे का चांस ही नहीं है। दूसरी चीज ये, एक दो सोसाइटी है जहाँ पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है लेकिन वहां अभी मकान नहीं बने, तो वो भी सोसाइटी ऑथेंटिक है, आप ले सकते हैं। सोसाइटी में प्लॉट लेने के आपको मल्टीपल फायदे हैं। आपको पता है मेरी चीज कब्जा नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने जाके एक ऐसी जगह प्लॉट ली जहाँ ओपन फोरम है, जहाँ पर पता ही नहीं है कि जमीन कहाँ से कहाँ तक है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, उस जगह पे प्लॉट लेना थोड़ा सा खतरा है। प्लस ये कि सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा एक अमल जो है वो ये है कि जो लोग उसको बेच रहे हैं, जो लोग उसको बना रहे हैं, वो ऑथेंटिक होने चाहिए। आप उनको अगर स्टडी कर लेंगे तो आपकी जीत है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मिथ बिल्कुल सही है कि प्लॉट पे कब्जा हो जाता है, लोगों को पोजीशन नहीं मिलता, कभी कभी बिल्डर्स भी भाग जाते हैं। तो आप बिल्डर्स का हमेशा वो काम देखें कि उसने पिछला क्या डिलीवर किया हुआ है। जो इसने पिछला डिलीवर किए थे, बिल्डर का मतलब जो होता है ना, जो आजकल हर स्टेट एजेंसी वाला अपने आप को बिल्डर बोलता है, अच्छा सा बोर्ड बनवा लेता है 50-60 हज़ार रुपए का, अच्छा सा, कहता है हम बिल्डर है। बिल्डर जो है ना, वो है जिसने, जो अपनी इन्वेस्टमेंट से चीजें बना रहा है, ठीक है ना। क्लाइंट का पैसा कम यूज कर रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड बिल्डर इन माय डेफिनेशन, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक होगा ना, उसके पुराने प्रोजेक्ट भी डिलीवर हुए होंगे, उनसे लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं। अब तो फेसबुक है, अब तो इतने फॉरम्स हैं, आपको हर सोसाइटी की हर चीज का पता हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले तो राय ले लें,
और अगर आपको कोई बंदा नहीं मिलता, कोई ऐसे मेंटोर नहीं मिलता जिससे आप पूछ सकें, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो है जितने भी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स है, उससे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में सारी चीजें समझा देगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कौन कौन सी चीजें जो है वो एक क्लाइंट को आप रिकमेंड करोगे कि अगर लेट सपोज कहीं जाता है तो ये चीजें, ये डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करे बिफोर बाइंग अ प्लॉट और बिफोर इन्वेस्टिंग? ठीक है, देखें, जब भी आप कोई प्लॉट लें तो सबसे पहले तो आप देखें कि सोसाइटी की एनओसी है, एसबीसीए का एनओसी है, या वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट केडीए से बिलोंग करता है, एमडीए से करता है, एसडीए से करता है, वहाँ की एनओसी मौजूद है। एनओसी के साथ एक होता है करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस बहुत से लोग नहीं दिखाते क्योंकि बहुत से ऑथेंटिक नहीं है, एनओसी बनवा ली, जाली एनओसी लेके बैठे हुए हैं। तो करेस्पॉन्डेंस को लाजमी चेक करें कि आपको, आपने जब चीजें सबमिट करी तो एक लेटर आया होगा आपके पास, जो क्या रिसिप्ट जिसे कहते हैं, वो चीज देखें। उसके बाद उन्होंने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, वो आपने रिप्लाई भेजे होंगे, उसका एक लेटर निकला होगा। हर करेस्पॉन्डेंस का जना एक वो जवाब आता है एसबीसी और एमडीए की तरफ से या केडी की तरफ से, वो सारा रिकॉर्ड बिल्डर के पास होता है। बिल्डर आसान, अगर वो ऑथेंटिक है ना तो आपको दिखाएगा। तो ये सारी चीजें आप पढ़ें और खुद भी स्टडी करें। बहुत से लोग खाली जना एनओसी है, ये सर ये लिए एनओसी, ये वो स्टैम्प दिखता बड़ी सी और खुश हो जाता है एनओसी है। उसको पता ही नहीं है कि एनओसी में लिखा कि एसबीसी के एनओसी में क्या क्या चीजें होती हैं, ऐसे एनओसी बेसिकली क्या निकलती है, वो लोगों को नहीं पता। मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनओसी में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। जैसे एमडीए एनओसी किस चीज की देता है, एसबीसीए किस चीज की एनओसी देता है, लेआउट प्लान अप्रूवल कैसे होती है, क्यों होती है, फिर आपकी जो अंडरलाइन, अगर अगर अंडरग्राउंड में कोई लाइन जा रही है उसको किस तरह सेव करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक जना किसी दिन एक दोबारा हम कोई करेंगे वीडियो, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एग्रीड, तो ये एग्रीड। सारी चीजें आप चेक करेंगे तो सारी चीजें आपकी जो ऑथेंटिक रहेंगी इंशाल्लाह। नहीं नहीं, एग्रीड, क्योंकि ये बेसिकली हम जो है वो स्टूडेंट्स और ग्रेजुएटिंग और यंग लोगों के लिए बना रहे हैं। तो इट वाज अ ग्रेट टॉक सर, जो मैं समरी समझा हूँ तमाम हमारी उसकी, कि आपने सबसे पहले तो जो है जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसमें तो आपने फुल लग जाना है ना, मतलब फुल इश्क की तरीके से घुस जाना है। दूसरा ये है कि रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटफॉर्म्स ओपन है, आप रिसर्च करें। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो हर बिजनेस के डायनेमिक्स, जो आपकी बात से मैं समझाऊं, जो आपने बनिया वाली मिसाल दी थी कि हर बिजनेस के डायनेमिक्स और हर बिजनेस का जो आरओआई है और अ पीरियड जो है वो डिफरेंट है। जैसे आपने रियल एस्टेट का बताया कि आपको रिजल्ट जो है वो 1 साल बाद मिला। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिजल्ट फौरन मिल जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी जो स्टूडेंट या जो बंदा बिजनेस में वेंचर इन करना चाह रहा है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि मैं जिस बिजनेस में घुस रहा हूँ उसमें मुझे रिटर्न कितने अरसे बाद मिलेगा और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो हाफ जर्नी में जो है वो डिस ओरिएंट ना हो और डिसहार्ट ना हो और वो चीज छोड़ के आधा चले जाए। तो कंसिस्टेंसी मैंने आप में देखी कि जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च हर काम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी चीज जो मेरे ख्याल से समरी में अगर कोई चीज मिस कर रहा हूं तो मुझे बता दे, फिर एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछूंगा, फिर हम इसको रैप अप करते हैं। तो तो मैं कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा जो मैंने आपको बताया है, तमाम चीज का जो हमारी बात देखिए, थी और सब? कुछ चार चीजें हैं। नंबर वन, हम्म। आप कोई भी काम करें सबसे पहले आप लोगों को बताएं, इन्फॉर्मेशन दे के आई एम डूइंग दिस वर्क। दूसरी चीज ये उस काम की रिसर्च करें। तीसरी चीज ये कंसिस्टेंसी। और चौथी चीज ये कि जो भी काम करने जा रहे हैं सबसे पहले ये देखिए कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। बिजनेस एक ठेले वाला भी कर रहा है, चिप्स वाला भी कर रहा है, और एक बड़ा डेवलपर भी कर रहा है जो पूरी पूरी सोसाइटीज बना रहा है। ठीक है, तो आपको क्या प्रॉफिट अर्न करना है, आपको किस लेवल का बिजनेस करना है, आपको घर चलाने के लिए बिजनेस करना है या आपको खानदान और पूरी जनरेशन चलाने की बिजनेस करना है, ये आपको सोचना है पहले। उसके बाद आप किसी बिजनेस को चूज करते हैं। अच्छा, बेहतरीन सर। अपनी मार्केट करें, कंसिस्टेंट रहें, मार्जिन डिफाइन करें, और अपना जो है लॉन्ग टर्म गोल, जिसे आप विजन कह रहे हैं कि आपने नस्लें चलानी है, आपने घर चलाना है या अपने तक रखना है, ये दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, जो इस माइंडसेट के साथ चलेगा और दिल से काम करेगा, अल्लाह ताला बिल्कुल उसे कामयाब करेगा।
तो ये तो है। एक आखिरी चीज जिसपे मैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं मिस कर गया, टीम हम्म, बिल्डिंग। हम्म, आप एम्प्लॉय जो होता है ना, वो टीम बिल्डर नहीं होता। मैनेजर को भी एक टीम मिल जाती है, सही है, वो उसी को चला रहा होता है, कभी कुछ अच्छा मैनेज कर लेता है, कोई माइक्रो मैनेज कर। लेकिन जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो तो आपने लोगों को इकट्ठा करना है। एट द वेरी हम्म, स्टार्ट आपने ट्रस्टवर्दी लोग, जो आपकी पैसे पे नहीं, आपके फेथ पे, आपके उस पे आके आपके साथ जो है वो काम करते हैं। तो ये वाली चीज जो है ना, इसके पीछे क्या मतलब बंदे आपको वर्किंग करनी चाहिए कि आपको ऐसी टीम मिले जो आपके विजन के साथ अलाइंड हो, और आपके जो फोरम और जो भी आपका प्लान है, जो भी मिशन है, उसको आगे लेके जाए। तो ये आखिरी सवाल है, क्योंकि हम बिजनेस में अकेले नहीं चल सकते। हमें एक छोटी, एटलीस्ट 2 से 3 बंदे तो चाहिए होते हैं, जो कि ऐसे इनिशिएट करें प्रोसेस को। तो ऐसे उसके लिए क्या वर्किंग करनी चाहिए एक बच्चे को या लड़के को? उसकी सीधी सी बात है, सबसे पहले तो जो भी पार्टनर आपके साथ ऐड होता है, जो लोग आपके साथ ऐड होते हैं, वो भी आपको देख के ऐड होते हैं कि इधर के आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो अपना पोटेंशियल सबसे पहले शो करें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं। उसके बाद लोग आते हैं आपके पास। विदाउट देयर बेनिफिट नो वन विल ज्वाइन यू, पहली बात ये। तो सबसे पहले अपना जो पोटेंशियल आपके अंदर है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, खुद करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप हर किसी से मशवरा ना करें, क्योंकि आपको अच्छा मशवरा देने वाला 1% होगा, 99% आपको डिस्करेज करेंगे। अबे भाई कैसे करोगे, 9 to 5, 5 बजे के बाद कौन सा काम होता है, रात 12 बजे कौन सी मीटिंग होती है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल डिसअपॉइंट यू, और आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप सबसे मशवरा ना लें। एक वाइस आदमी तो मशवरा लें, काम करें। टीम आपकी खुद उस वक्त बनती है, टीम बनाने की तब जरूरत पड़ी जब काम बढ़ेगा। ठीक है, टीम आप तब बनाते हो जब आपका काम बढ़ेगा। पहले आप काम तो करो, काम स्टार्ट तो करो, लोग आपका काम देखेंगे, खुद आएंगे। तो टीम ऐसी बनती है। राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अराउंड +20 टीम, और 20 से 25 बंदों की टीम है जो सब काम कर रही है ऑल ओवर कराची में, इस्लामाबाद में, दुबई में। और दे आर इंटरनली कनेक्टेड विद अस, और बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम अलग है, मार्केटिंग की टीम अलग है, रियल एस्टेट में भी हमने प्रोजेक्ट की टीम अलग रखी हुई है, प्लस सेल परचेज और रेंट के काम करने वालों की टीम बिल्कुल अलग रखी हुई है। तो इस बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही मैंने बात कही ना आपसे, हम कभी एम्प्लॉय हायर नहीं करते, हम पार्टनर्स बनाते हैं। वी हैव 25 पार्टनर्स यू कैन से। नहीं, मैं आपके ऑफिस में गया था तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, इवन द टीम बॉय वाज द मैनेजर। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, इससे हर कोई मोटिवेट भी रहता है। तो यार, इट वाज अ ग्रेट टॉक सर, और ग्रेट इंसाइट। जो भी सुन रहा है, होपफुली अगर एक बच्चा या 2 बच्चा या बच्ची, सही है, बच्चा बोल रहा होता है, बट इट इज फॉर मेल एंड फीमेल्स बोथ। जो भी बिजनेस करना चाहता है, वो रिगार्डलेस, अगर उसके अंदर पैशन है, भले वो लड़का हो लड़की हो, तो वो सक्सीड करता है, रिगार्ड के वो एक स्ट्रक्चर फॉलो करे। और आपने बेहतरीन स्ट्रक्चर दिया एट द वेरी एंड, जो कि मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि अपने आप को मार्केट करें, कंसिस्टेंट रहें, प्रॉफिट मार्जिन्स अपने जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से, और बिजनेस का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कि वो जनरेशन चलाएगा या क्या चलाएगा, या सिर्फ आपके हद तक रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगेन इट वाज ग्रेट। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल हैव अनदर टॉक ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लॉट, जो कि आपका प्रॉपर एक्सपर्टीज है। तो थैंक यू अगेन, और मेरी तरफ से खुदा हाफिज। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा सेशन किया, और लाइक इट वाज इंफॉर्मेटिव। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह होपफुली वी विल मीट अगेन ऑन दिस काइंड ऑफ सेशन, एंड यू शुड कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू सो मच अगेन।